हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मार्केस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दी है बच्चों। ये हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में यूनिट थर्ड होने वाला है, जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने एलिमेंट्री कैनाल के ट्रैक को कवर कर लिया है बच्चों। हम इस लेक्चर से ग्लैंड्स स्टार्ट कर रहे हैं। हम एक एक ग्लैंड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके फिजियोलॉजी को समझेंगे, उसके फंक्शंस को समझेंगे। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं लीवर के बारे में, लीवर की एनाटॉमी के बारे में और उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में, क्या फंक्शन होता है। और साथ ही साथ हम बाइल के फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ेंगे और बाइल के कंपोजिशन के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो बाइल का प्रोडक्शन है बच्चों वो कहाँ से हो रहा है, हमारे लीवर से ही हो रहा है। ठीक, तो इसी तरह से हम ग्लैंड्स को कवर कर लेंगे। और फिर हमारा बचेगा बच्चों डाइजेशन, किसका, कार्ब का, प्रोटीन का, फैट का, जो भी है डाइजेशन का पोर्शन बचेगा, उसको हम ग्लैंड्स कवर करने के बाद पढ़ने वाले हैं। तो जो भी बच्चा बच्चों बीएससी नर्सिंग की स्टडी कर रहा है या फिर तैयारी कर रहा है किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो वो इस लेक्चर को देख सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों की हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाएं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में पूछता है बच्चों वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पूछता है। बच्चों को तो नॉलेज रहता है कि लीवर के बारे में उनको पता है, लेकिन वो एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते हैं बच्चों, उस तरह से लिख नहीं पाते हैं जिस तरह से यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आते हैं। बच्चे अक्सर करते क्या हैं कि वो टू द पॉइंट स्पेसिफिक लिखना जानते हैं, लेकिन क्या होता है बच्चों कि हमें एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए टू द पॉइंट तो लिखना ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है। तो डिस्क्रिप्टिव आप कैसे लिखेंगे, जब आपको उसके बारे में इन डिटेल थोड़ा डेप्थ नॉलेज होगी, ठीक, तब आप उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं। और कोशिश करें आप एग्ज़ाम देते टाइम बच्चों क्या करें, फ्लो चार्ट लें और थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे किसका, कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं आप, जैसे स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पूछ लिया, या स्पेसिफिक कहीं लीवर के बारे में ही क्वेश्चन आ गया। तो अगर हम जैसे बात करें बच्चों 2021 में शायद स्टमक, जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टमक बस पूछ लिया था, कितने नंबर में, 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया। तो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सुपरफिशियल नॉलेज रखते हैं, तो उनका क्या होगा कि एग्ज़ाम में वो अच्छे से उस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे अपने नॉलेज को, अगर उनको डिटेल में पता नहीं होगा। तो हमारी कोशिश यही है बच्चों कि हम थोड़ा अच्छे से पढ़ाएं, डिटेल में पढ़ाएं, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाएं, ठीक, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क स्कोर कर सके। तो चलिए फर्दर बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। बाकी हम आगे बात करते रहेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे अच्छा स्कोर करना है, कैसे नहीं करना है। एग्ज़ाम के टाइम पर हम एक स्पेसिफिक वीडियो लाएंगे बच्चों कि हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करने हैं अपने एग्ज़ाम में, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो लाऊँ तो आप बताइएगा, मैं ज़रूर इस पे वीडियो लाऊंगा कि आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के पोर्शन को कैसे कवर करेंगे, कैसे एग्ज़ाम में लिखेंगे और कैसे एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो इस स्पेसिफिक लेक्चर में हम लीवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लीवर बच्चों हमारा एक लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी है और लार्जेस्ट ग्लैंड भी है बच्चों। अगर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन के साथ साथ बच्चों ये हमारा क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। क्या है, ग्लैंड है, ठीक। और इसकी लोकेशन बच्चों, जो हमारा एब्डोमेन होता है वो टोटल 9 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो मेनली जो है बच्चों ये राइट अपर क्वाड्रेंट में, इसका जो मेजर हिस्सा जो होता है बच्चों वो राइट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि ये राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट विनिथ द डायफ्राम। जो हमारा डायफ्राम होता है बच्चों वो इसको कवर करता है, ठीक। सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ से और एंटीरियर मतलब आगे की तरफ से भी कवर करता है बच्चों। इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे जब हम इसके रिलेशन के बारे में देखेंगे, ठीक। इट लाइज मेनली इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियक and epigastric region extending slightly into the left hypochondrium, ठीक। तो ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन हो गया बच्चों, आप इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या लोकेशन क्या है बच्चों, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड एक्सटेंडिंग स्लाइटली इनटू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम
कॉन्ड्रियम। ठीक, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे बच्चों, ये थोड़ा गलत बन गया है। ठीक, अगर हम डायग्राम की बात करें, ठीक, तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, ये हमारा राइट अपर हाइपोकॉन्ड्रियम हो गया, ये हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन हो गया, और ये हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम हो गया। तो आप मेनली जो इसका पोर्शन है बच्चों, वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में प्रेजेंट है, हाइपोकॉन्ड्रियक में, एपिगैस्ट्रिक में, और थोड़ा सा हिस्सा इसका लेफ्ट वाले में भी जाता है। It is a intraperitoneal except for a small area called the Bayer area which is in direct contact with the diaphragm। तो अगर हम डायफ्राम की बात करें बच्चों, सॉरी लीवर की बात करें, तो लीवर एक इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन है। इंट्रापेरिटोनियल का मतलब क्या होता है? वो ऐसा कोई भी ऑर्गन जो कंप्लीटली पेरिटोनियम के अंदर हो। पेरिटोनियम क्या है? एक तरह की कवरिंग है बच्चों। किसकी कवरिंग है? हमारे एब्डोमिनल कैविटी की कवरिंग होती है, जो कि एक क्या बनाता है? एक बॉक्स लाइक या एक कैविटी बनाता है इंटायरली, किसमें? एब्डोमेन में। तो जो हमारा लीवर है बच्चों, वो क्या है? इंट्रापेरिटोनियल है। उस जो पेरिटोनियम से कैविटी बन रही है, उस कैविटी के अंदर क्या है? हमारा लीवर रखा हुआ है। लेकिन कुछ एरिया लीवर का हमारा पेरिटोनियम उसको कवर नहीं कर रही होती है बच्चों। ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? बेयर एरिया बोलते हैं। और वो किस तरफ होता है? डायफ्रेगमेटिक सरफेस की तरफ होता है। ठीक, मतलब ऊपर की तरफ। जो ऊपर डायफ्राम कहाँ है? अपर साइड पे है ना, तो अपर साइड पे थोड़ा सा क्या होता है? बेयर एरिया होता है बच्चों, जहाँ पर हमारी पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक, अब आगे बात करें बच्चों इसके साइज के बारे में, वेट के बारे में, कलर के बारे में। तो साइज इसका बच्चों वेरी करता है कि इंसान का बॉडी वेट कैसा है, उसका बिल्ड कैसा है, एज कैसा है। लेकिन हम एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो जनरली उसका जो वेट होगा बच्चों 1.46 से लेके 1.4 से लेके 1.6 kg हो सकता है बच्चों। कलर रेडिश ब्राउन ड्यू टू रिच वेस्कुलरिटी। ठीक, जो हमारा लीवर है बच्चों, उसमें जो ब्लड की सप्लाई होती है वो बहुत रिच होती है, क्योंकि जितना भी बच्चों हम खाना खा रहे हैं वो पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ जाता है? हमारे लीवर में जाता है। हर एक सेल में वेस्कुलर सप्लाई बहुत अच्छी खासी होती है, इसी वजह से उसको एक रेडिश कलर मिलता है। और जो लीवर का पैरेन्काइमल सेल है, जो लीवर का एक्चुअल सेल है, वो ब्राउनिश कलर का होता है। तो उस कॉम्बिनेशन की वजह से उसमें रेडिश और ब्राउनिश कलर आता है बच्चों। ठीक, टेक्सचर की बात करें तो सॉफ्ट बट फिर्म स्मूथ आउटर सरफेस। ठीक, जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो सॉफ्ट होता है लेकिन फिर्म होता है, मतलब ऐसा नहीं है प्लाइबल होता है, बहुत हार्ड, सॉरी एकदम हार्ड भी नहीं बोल सकते हम उसको, एक सॉफ्ट पर एक फिर्म स्ट्रक्चर। ठीक, मतलब एकदम हार्ड भी नहीं, एकदम सॉफ्ट भी नहीं। ठीक, और स्मूथ सरफेस होती है। ठीक, स्मूथ क्यों होती है? क्योंकि जो विसरल पेरिटोनियम है बच्चों वो उसको कंप्लीटली कवर कर रहा होता है। जहाँ पर कवर नहीं करता वहाँ पर थोड़ा सा रफ या ड्राई टाइप का सरफेस होता है, वहाँ पर जहाँ पर कवरिंग नहीं प्रेजेंट होती, जिसको हम बेयर एरिया भी बोलते हैं बच्चों। ठीक, शेप की बात करें तो वेज शेप का होता है, ब्रॉड ऑन द राइट एंड टैपरिंग टू द लेफ्ट। तो जैसे आप डायग्राम में देखे थे बच्चों, कुछ ऐसा डायग्राम होता है हमारे लीवर का। ठीक, एक साइड ब्रॉड होता है और एक साइड टैपरिंग एंड प्रेजेंट होता है। जो टैपरिंग एंड होता है उसको हम लेफ्ट लोब भी कहते हैं बच्चों। ठीक, ये हो गया इसका जनरल वेट, साइज और कलर के बारे में। अब हम सरफेसेस की बात करें बच्चों। अब देखिए, जब भी आप एनाटमी लिखेंगे बच्चों, क्योंकि जो पेपर होता है ना उसमें एनाटमी का पोर्शन अलग होता है लेकिन फिजियोलॉजी का पोर्शन अलग होता है, तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, वो एनाटमी और फिजियोलॉजी को मिला के लिखते हैं। तो जब आप एनाटमी लिखें तो सिर्फ एनाटमी पे फोकस रहें। अब एनाटमी में आप क्या लिख सकते हैं? एनाटमी में आप लीवर का पूछा तो आप उसका डेफिनेशन, लीवर होता क्या है ये बताइए, फिर उसका वेट, साइज, कलर, ये सब चीज़ें बताइए। फिर आप उसके सरफेस पे आ जाइए, ग्रॉस एनाटमी पे आ जाइए, वो दिखता कैसा है। ग्रॉस एनाटमी मतलब आपको खुली आंख से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो किस तरह से दिख रहा है, सरफेसेस क्या हैं, बाउंड्री क्या हैं और बॉर्डर्स क्या हैं, उसका रिलेशन क्या है उसके सराउंडिंग ऑर्गन के साथ। ये हो गई एनाटमी।
फिर आता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, फिर आप उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर लिखेंगे कि उसके सेल्स जो हैं और सराउंडेड जो वेसल्स हैं वो किस तरह से हैं। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे बच्चों तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। आप एक बार लिख के तो देखिए, आप अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ही लिखिए इस तरह से, ठीक। जैसा आप जनरली लिख रहे हैं उस तरीके को चेंज करके जैसे इस नोट्स में बताया गया है बच्चों, आप कुछ ना करें, बस ये जो नोट्स दिया गया है इस नोट्स को एक बार आप कॉपी कर लें या याद कर लें, जो भी कर लें, समझ लें, आप अपने एग्ज़ाम में इसको लिखें, जाके चेप दे सीधे यही नोट्स उठाइए और अपने एग्ज़ाम कॉपी में लिख दीजिए। आप देखेंगे कि आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा बच्चों। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आप डायग्राम को मत भूलें, ठीक। डायग्राम को कभी मत भूलें। एनाटॉमी में आप जितने ज़्यादा डायग्राम बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा, ठीक। जब मैं लिखा करता था एग्जाम बच्चों तो जनरली मैं यही करता था कि एनाटॉमी को मैं बहुत अच्छे से लिखता था। मेरा थोड़ा फिजियोलॉजी वाला पोर्शन क्या था, कम मार्क्स आते थे क्योंकि फिजियोलॉजी में ज़्यादा कुछ लिखने को नहीं होता था। लेकिन हम फिजियोलॉजी को भी बच्चों यहाँ पर उस तरह से पढ़ा रहे हैं कि आप उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चीज़ों को लिख सकें ताकि आपको फिजियोलॉजी वाले पोर्शन में भी अच्छा नंबर मिले, ठीक। तो अब हम इसके सरफेसेस की बात करें बच्चों, तो सबसे पहला हमारा क्या है, डायफ्रैगमेटिव सरफेस। डायफ्रैगमेटिव सरफेस क्या है, जो अराउंड द डायफ्राम या एंटीरियर सरफेस जो है किसका बच्चों, ये हमारा ये वाला सरफेस, ठीक, ये वाला सरफेस। क्योंकि जो हमारा लीवर है बच्चों, इसमें भले ना दिख रहा हो कि ये एरिया आपको सामने दिख रहा है, जब आप एक्चुअल बॉडी में देखेंगे तो ये वाला एरिया डायफ्राम से कवर होता है, ठीक। ये वाला एरिया जनरली किससे कवर होता है, डायफ्राम से कवर होता है बच्चों, ठीक। अब इसमें ढेर सारा डिटेल दिया गया है, आप उस डिटेल पे मत जाइए, मैं उसको अभी आगे समझाऊंगा बच्चों कि ये लिगामेंट्स क्या होते हैं, लोब्स के बारे में, इम्प्रेशंस के बारे में, और वह तरह तरह के लिगामेंट्स होते हैं और उनके लोब्स के बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी आप इस पे फोकस करिए, किस पे, डायफ्रैगमेटिव सरफेस पे। कॉन्वेक्स शेप का होता है, स्मूथ होता है, फिट्स अंडर द डोम ऑफ द डायफ्राम। तो जैसे मैंने बताया था बच्चों कि जो डायफ्रैगमेटिव सरफेस उसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो इंटायरली किससे कवर है बच्चों, डायफ्राम से कवर होता है, ठीक। और सरफेस स्मूथ होता है क्योंकि उस पर पेरिटोनियल विसरल पेरिटोनियम की कवरिंग भी प्रेजेंट होती है, ठीक। ये हो गया। और किस शेप का है बच्चों, कॉन्वेक्स शेप का है। आपको इसमें फ्लैट दिख रहा होगा, लेकिन जब आप एक्चुअल लीवर देखेंगे, आप अगर मेडिकल कॉलेज में होंगे बच्चों या किसी भी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में होंगे, तो आपको लीवर या पढ़ाते समय एनाटॉमी एक्चुअल बॉडी दिखाई जाती है, डीएच में ले जाके आपको दिखाया जाएगा। जब हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों तो हमें एक्चुअल बॉडी पे पढ़ाया गया था, हमें लीवर दिखाया गया था सामने से कि लीवर होता कैसा है। तो फ्लैट नहीं होता बच्चों, वो ऐसे डोम शेप का होता है। तो ये डोम शेप जो बन रहा है वो क्या है, कॉन्वेक्स ही तो है ना, इसीलिए उसको कॉन्वेक्स शेप कहा जाता है बच्चों। Separated from the diaphragm by peritoneum and a thin layer of areolar tissue has a small bare area not covered by the पेरिटोनियम, ठीक। तो डायफ्राम और लीवर को कौन सेपरेट कर रहा है, एक पेरिटोनियम ही तो है जो उसको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, किससे, हमारे डायफ्राम से और लीवर से। अगर ये हमारा डायफ्राम है, ये हमारा लीवर है, तो डायफ्राम ऐसे रहता है और लीवर इसके पीछे ऐसे छिपा रहता है बच्चों, ठीक। तो ये सेपरेट कैसे हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में पेरिटोनियम कवरिंग प्रेजेंट है बच्चों, और एक एरियोलर टिश्यू की भी क्या होती है, कवरिंग होती है। एरियोलर टिश्यू क्या है, एक तरह की ब्लड वेसल्स या फेसिया, ऐसा कुछ पतली सी कवरिंग होती है बच्चों, जिसमें ब्लड वेसल्स, कुछ वेन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि न्यूट्रिशन का काम करती हैं, किसके लिए, सरफेसेस के लिए, ठीक। और स्मॉल बेयर एरिया होता है बच्चों जिसमें पेरिटोनियम एब्सेंट होती है, ठीक। तो ये हो गया किसके बारे में, डायफ्रैगमेटिव सरफेस के बारे में। दूसरा सरफेस क्या होता है बच्चों, विसरल सरफेस, कॉनकेव एंड इरेगुलर, ठीक। अभी जो मैंने बात की डायफ्रेटिंग सरफेस पे, तो वो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, मतलब आगे की तरफ होता है। दूसरा है बच्चों हमारा विसरल सरफेस। विसरल सरफेस मतलब डायफ्राम को उल्टा करके आप देखेंगे, डायफ्राम जनरली ऐसे होता है, ठीक। तो जब आप उसको उल्टा करके देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ये रियल डायग्राम है बच्चों किसका, हमारे डायफ्राम का, ठीक। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये किस तरह का कॉनकेव और इरेगुलर होता है। जो हमारा, अगर आप
एंटीरियर सरफेस की बात करेंगे या डायफ्रैगमेटिक सरफेस की बात करेंगे तो वो स्मूथ होता, मतलब एक वहाँ कोई मतलब ऐसे इरेगुलरिटी नहीं होती है। लोब क्योंकि राइट लोब है, लेफ्ट लोब है, और वो एक स्मूथ सरफेस है तो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो स्मूथ बना रहता है बच्चों। लेकिन हम अगर विसरल सरफेस की बात करें तो वहाँ पर क्या होती हैं, बहुत सारे इंप्रेशंस होते हैं, वेरियस ऑर्गन जाके डायफ्राम को टच कर रहे होते हैं, तो ठीक उसकी वजह से। और लोब क्या होते हैं, कई लोब होते हैं, पीछे लोब्स होते हैं, 4 लोब होते हैं, उन लोब्स की वजह से, और जो हिपैटिक पोर्टस होता है वो भी विसरल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से इरेगुलर सरफेस बनता है किसका, विसरल का। ठीक, फेसेस डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। जो विसरल सरफेस है बच्चों वो डाउनवर्ड फेस करता है और बैकवर्ड फेस करता है। अगर लीवर ऐसे है तो विसरल सरफेस थोड़ा नीचे की तरफ भी होता है और पीछे की, ये नीचे की तरफ होता है और पीछे की भी तरफ होता है, यही होता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड नीचे, बैकवर्ड ऊपर बच्चों। ठीक, शोज इम्प्रेशन ऑफ द नियर बाई ऑर्गन्स। तो जो उसके नियर बाई ऑर्गन्स है जो कि लीवर्स के आसपास होते हैं बच्चों, उनके इम्प्रेशंस भी उस पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि गैस्ट्रिक इम्प्रेशन, डियोडिनल इम्प्रेशन, कोलियक इम्प्रेशन एंड रीनल इम्प्रेशन बच्चों। ठीक, तो जब आप ये सरफेस देखेंगे बच्चों तो आपको यहाँ पर गैस्ट्रिक इम्प्रेशन दिख जाएगा, फिर हमारा एड्रीनल दिख जाएगा, सॉरी एड्रीनल ग्लैंड का इम्प्रेशन दिख जाएगा, हमारे पैनक्रियाज का इंप्रेशन दिख जाएगा, और ड्यूडेनम का इंप्रेशन दिख जाएगा, और कोलिक जो हमारी ट्रांसवर्स कोलॉन है, ट्रांसवर्स कोलॉन है, उसका इंप्रेशन भी कहाँ दिखता है, हमारे लीवर के विसरल सरफेस पे दिखता है बच्चों। ठीक, तो ये हमारा गया क्या, डायफ्रैगमेटिव सरफेस हो गया और हमारा विसरल सरफेस हो गया। तो ये हो गई सरफेसेस के बारे में बात। ठीक, अब हम लोब्स की बात करते हैं बच्चों कि हमारे डायफ्राम में कितने लोब्स होते हैं। तो अगर हम जनरली बात करें बच्चों, एनाटॉमिकली बात करें, कैसे बात करें बच्चों, एनाटॉमी के बेसिस पर अगर हम देखने के नज़रिए से बात करें तो जो हमारा लीवर है बच्चों वो 4 लोब में डिवाइड किया जाता है, राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब और काउडेट लोब। ये पोस्टीरियर नियर इंफीरियर वेना कावा, एंटीरियर नियर गॉल ब्लैडर। ठीक, इसका पोजीशन होता है। तो आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में बच्चों देख रहे होंगे, ये हमारा विसरल सरफेस है, ये वाला जो हिस्सा है बच्चों हमारा क्या है, लेफ्ट लोब है, और ये वाला हिस्सा हमारा राइट लोब। ठीक, और ये हमारा एक लिगामेंट होता है, लिगामेंट वेनोसम, और ये हमारा क्या है, लिगामेंट, राउंड लिगामेंट। तो और गॉल ब्लैडर के बीच में एक हिस्सा ये बन रहा है बच्चों, ये हमारा क्वाड्रेट लोब होता है, और ये एक हिस्सा बन रहा है बच्चों इंफीरियर वेना कावा और उस लिगामेंट के बीच में, जिसको हम काउडेट लोब कहते हैं बच्चों। ठीक, तो ये अब आपको अगर आप एंटीरियर डायफ्रैगमेटिव सरफेस पे देखेंगे, जैसे आगे इस डायग्राम में दिखा रहा हूं मैं बच्चों आपको, ये डायफ्रैगमेटिक सरफेस है, एंटीरियर सरफेस है। एंटीरियर सरफेस पे आप देखेंगे तो आपको राइट लोब दिखेगा और लेफ्ट लोब दिखेगा, लेकिन आप विसरल सरफेस पे जाएंगे तो आपको लेफ्ट लोब, राइट लोब, काउडेट लोब और क्वाड्रेट लोब दोनों दिखेगा। ठीक, और ये होता कैसे है, जो हमारा इंफीरियर वेना कावा है और एक लिगामेंट होता है बच्चों, उस लिगामेंट के बीच में अपर सरफेस पे, अपर की तरफ क्या है, हमारा काउडेट लोब है, और गॉल ब्लैडर और फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के बीच में हमारा कौन सा लोब है, क्वाड्रेट लोब प्रेजेंट होता है। तो एनाटॉमिकली तो 4 लोब होता है, लेकिन अगर हम उसके फिजियोलॉजिकल या फंक्शनली बात करें बच्चों तो इसको डिवाइड किया गया है फर्दर कई लोब में डिवाइड किया जाता है बच्चों। अगर हम फंक्शनली या फिजियोलॉजिकली बात करें तो उसको 8 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ द हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा लीवर है बच्चों उसमें पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी और जो हमारा क्या लास्ट पार्ट है बाइल डक्ट, उसके सेगमेंटेशन से मतलब जो उनका सप्लाई जा रहा है हमारे पूरे लीवर में वो लगभग 8 सेगमेंट से 8 सेगमेंट बनाता है। तो उसको उस फंक्शन के बेसिस पे लीवर को 8 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है बच्चों, जब आप लीवर की सर्जरी होती है या लीवर हमारा डैमेज हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया,
तो किसी उस सेगमेंट को रिमूव किया जाता है, एक पूरे सेगमेंट को रिमूव किया जाता है ताकि पूरे लीवर की फंक्शनैलिटी जो है वो बनी रहे, और लीवर क्या करता है फिर दोबारा उस सेगमेंट को रीजनरेट कर लेता है। ठीक, तो ये हो गया बच्चों लोब्स के बारे में। आप लोब्स याद रखिएगा, राइट लोब, लेफ्ट लोब, काउडेट लोब और क्वाड्रेट लोब, उसका पोजीशन क्या होता है आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया डायग्राम बच्चों। आप डायग्राम जरूर बनाइएगा, आप अपने जब भी आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखिए या अपने कॉलेज एग्जाम में, यूनिट टेस्ट में डायग्राम को जरूर इंक्लूड करिए। ये एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है बच्चों, आपके कॉपी को मतलब अच्छा दिखाने में हेल्प करता है। ठीक, अब पेरिटोनियल अटैचमेंट की बात करें, जिसको हम लिगामेंट्स कहते हैं बच्चों। ठीक, क्योंकि ये ही पेरिटोनियल अटैचमेंट क्या करता है, लीवर को होल्ड करता है उसके पोजीशन में। क्योंकि जो लिगामेंट्स बनते हैं बच्चों वो जनरली या तो पेरिटोनियम फोल्डिंग से बनते हैं या कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनसे लिगामेंट्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं किसका, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट्स के बारे में। डिवाइड लीवर इनटू राइट एंड लेफ्ट लोब अटैच टू एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा बच्चों फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ये ठीक, ये क्या करता है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट लीवर को हमारे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ जो एब्डोमिनल वॉल है उससे अटैच करता है। दूसरा बच्चों हमारा क्रोनरी लिगामेंट, अटैच लीवर टू द डायफ्राम इन क्लोज बेयर एरिया। ठीक, तो यहीं पे हमारा क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपको बेयर एरिया दिख रहा होगा, यहीं पे क्या होता है हमारा क्रोनरी लिगामेंट होता है। क्या होता है, क्रोनरी लिगामेंट होता है बच्चों। ठीक, ये क्या करता है, हमारे अपर बॉर्डर को जो कि बेयर एरिया है वहां से लिगामेंट अटैच किससे कर रहा है, डायफ्राम से अटैच कर रहा है। तो दो लिगामेंट आगे की तरफ सरफेस पे हम देखेंगे, पहला तो हमारा एक हो गया क्रोनरी लिगामेंट, दूसरा फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। और यहीं पे बच्चों आप लेफ्ट साइड में लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट और यहाँ पर क्या है एक राइट ट्राइंगुलर लिगामेंट है बच्चों, राइट ट्राइंगुलर लिगामेंट। ठीक, ये क्या है, क्रोनरी लिगामेंट ही बच्चों क्या है, एक्सटेंडेड है। जो ये क्रोनरी लिगामेंट था वो लेफ्ट साइड में एक्सटेंड होके लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट और राइट साइड में एक्सटेंड होके राइट ट्राइंगुलर लिगामेंट बना रहा होता है बच्चों। ये क्या करते हैं, लेटरल एक्सटेंशन ऑफ द क्रोनरी लिगामेंट है। क्रोनरी लिगामेंट बीच में होता है और वही लेटरली मतलब बाहर के साइड क्या होते हैं, एक्सटेंड होके एक राइट ट्राइंगुलर लिगामेंट बनाता है और एक लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट बनाता है। ये क्या करते हैं, हमारे अपर सरफेस के किसके, डायफ्राम को किससे अटैच करते हैं, डायफ्राम से अटैच करने में हेल्प करते हैं। ठीक, फिर आता है बच्चों लिगामेंट ऑफ टेरेस, लिगामेंटम टेरेस, जिसको हम राउंड लिगामेंट भी कहते हैं बच्चों। रेमिनेंट ऑफ फीटल अम्बलाइकस वेन्स रन्स इन फ्री एज ऑफ द फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक, तो आपको जैसे मैंने इस वाले सरफेस पे आप देखेंगे बच्चों लिगामेंट ऑफ टेरिस है या लिगामेंटम टेरिस है बच्चों। ये किसका रेमिनेंट होता है, ये अम्बलाइकस वेन। जब हम फीटल अपनी लाइफ में होते हैं बच्चों तो क्या होता है, अम्बलाइकल वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है और लीवर में जाता है, किसके बच्चों, फीटस के। ठीक, तो उसी वो अम्बलाइकल तो कट हो जाती है तो जो वेन होती है बच्चों वो रिमेनेंट रह जाती है। ठीक, तो वो एक तरह का लिगामेंट में फॉर्म हो जाता है जिसको बच्चों हम लिगामेंटम टेरिस कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये किसका रेमिनेंट होता है, अम्बलाइकल वेन का रेमिनेंट होता है। एक आता है पांचवा लिगामेंट बच्चों, लिगामेंट ऑफ वेनोसम, रेमिनेंट ऑफ डक्टस वेनस ऑफ फीटल सर्कुलेशन। ठीक, ये किसका रेमिनेंट होता है बच्चों और कहाँ प्रेजेंट होता है, पहले ये देखिए। काउडेट लोब जो होता है हमारा, इधर हमारा इंफीरियर वेना कावा होता है। ठीक, और
इधर हमारा लिगामेंट वेनोसम होता है। तो काउडेट लोब इंफीरियर वेना कावा और लिगामेंट वेनोसम के बीच में ही प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक। और लिगामेंट वेनोसम इसी ग्रूव में प्रेजेंट होता है। ये किसका रेमिनेंट होता है? डक्टस वेनोसम का। और डक्टस वेनोसम किससे फॉर्म होती है बच्चों? इसी अम्बिलिकल वेन जो होती है वो उसी का एक ब्रांच होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड, ये बाईपास मतलब लीवर को बाईपास करने में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? फीटस में हेल्प करता है बच्चों। हमारे बॉडी में, एडल्ट में तो ये वेस्टिजियल होता है, लेकिन फीटस बॉडी में वो क्या करता है? लीवर को बाईपास करने में हेल्प कराता है। क्या? डक्टस जो हमारा वेनोसम होता है। और यही डक्टस वेनोसम का रेमिनेंट क्या बनाता है? लिगामेंट वेनोसम बनाता है, ठीक। तो लिगामेंट्स के बारे में हो गया हमारा। कितने? 5 लिगामेंट थे बच्चों, आप उसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं बच्चों ब्लड सप्लाई ऑफ और डुअल सर्कुलेशन, ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर, ठीक, ऑफ लीवर। अब लीवर में हम बच्चों डुअल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा लीवर होता है बच्चों, उसके पैरेन्काइमल सेल के लिए तो अलग से सप्लाई जाती है हमारी हिपैटिक आर्टरी, जो कि सीलिएक ब्रांच, सीलिएक जो ट्रंक होता है उसी की एक क्या होती है? ब्रांच होती है हमारी हिपैटिक आर्टरी, जो हमारे लीवर पैरेन्काइमल सेल को सप्लाई करती है। लेकिन दूसरा भी बात जाता है बच्चों सप्लाई, जिसमें हम क्या बोलते हैं? पोर्टल वेन बोलते हैं। पोर्टल वेन में भी पार्सल ऑक्सीजन या पार्सली ऑक्सीजनेटेड होता है, जो कि लीवर को सप्लाई कर रहा होता है बच्चों, ठीक। पोर्टल वेन कैसे फॉर्म होता है? जितना भी बच्चों हमारा एलिमेंट्री कैनाल से वेन्स निकलती हैं बच्चों, स्प्लीन से वेन्स जो निकलती हैं, स्टमक से जो वेन्स निकलती हैं, वो क्या बनाती हैं? पोर्टल सिस्टम बनाती हैं बच्चों। और ये पोर्टल वेन किसको सप्लाई कर रही होती है? हमारे लीवर को सप्लाई कर रही होती है बच्चों। तो पहली क्या है? हिपैटिक आर्टरी फ्रॉम सीलिएक ट्रंक सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना? 25%, ठीक। 25% ऑक्सीजन हमारे किससे मिलता है आपको? लीवर को हिपैटिक आर्टरी से। बाकी 75% बच्चों पोर्टल वेन से, फॉर्म बाय सुपीरियर मेसेंट्रिक एंड स्प्लीनिक वेन, कैरीज न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट, दैट इज 75%। अब इसको न्यूट्रिएंट रिच क्यों बोला गया है? क्योंकि जो एलिमेंट्री कैनाल में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में जितना भी न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है बच्चों, वो किस में हो रहा है? पोर्टल वेन्स में ही हो रहा होता है। पोर्टल कैपिलरीज होती हैं, फिर आगे चल के वो पोर्टल वेन का फॉर्मेशन कराती हैं बच्चों, ठीक। तो इसीलिए उसको न्यूट्रिएंट्स रिच बोला जाता है। और 75% जो ऑक्सीजन होता है वो इसी से मिलता है बच्चों। दीज वेसल्स इंटर द लीवर थ्रू द पोर्टा हिपैटिस अलॉन्ग विद द हिपैटिक डक्ट। पोर्टा हिपैटिस के थ्रू, पोर्टा हिपैटिस एक रीजन होता है जिससे जो पोर्टल वेन है, हिपैटिक आर्टरी और बाइल डक्ट है बच्चों, वो लीवर में जाती हैं। हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन तो लीवर में जा रही हैं, लेकिन जो बाइल डक्ट है वो लीवर से निकल रहा होता है। और कहाँ से निकलता है? पोर्टा हिपैटिस से निकलता है। तो जब आप लीवर देखेंगे बच्चों, लीवर के विसरल सरफेस में आपको पोर्टा हिपैटिस का रीजन दिखेगा बच्चों, जिसको हम हिपैटिक पोर्टल या पोर्टा हिपैटिस भी बोलते हैं बच्चों। इसमें 3 चीज़ें आती हैं हमारी। हिपैटिक पोर्टल वेन आती है, हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर आती है, और तीसरी आती है बच्चों कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट मतलब एक डक्ट वहाँ से निकल रही होती है, आगे जाके कॉमन बाइल डक्ट राइट बाइल डक्ट और लेफ्ट बाइल डक्ट में भी डिवाइड हो जाती है बच्चों, ठीक। तो समझ में आ गया होगा कि ये पोर्टा हिपैटिस क्या होता है, पोर्टल वेन क्या होती हैं और हिपैटिक आर्टरी क्या होती हैं। इनसाइड द लीवर दे ब्रांच रिपीटेडली टू फॉर्म सिनोसाइड्स, ये याद रखिएगा, सिनोसाइड अराउंड हिपैटोसाइट्स। सिनोसाइड क्या होता है बच्चों? एक तरह की कैविटी होती है जो कि हमारे हिपैटिक जो क्या होते हैं सेल्स होते हैं, जिसको हम हिपैटोसाइट्स भी बोलते हैं, वो फॉर्म करते हैं। आगे हम देखेंगे कि सिनोसाइट्स होते क्या हैं, ठीक। कंटिन्यूएशन में बात करें बच्चों वेनस ड्रेनेज, तो ब्लड एग्जिट्स बाय सेंट्रल वेन्स, हिपैटिक वेन्स, इंफीरियर वेना कावा एंड राइट एट्रियम, ठीक। तो जो भी ब्लड हमारे लीवर में जा रहा है बच्चों, वो किस में ड्रेन करता है? सेंट्रल वेन में ड्रेन करता है।
फिर सेंट्रल वेन दूसरी हिपैटिक वेन में ड्रेन करती है। तीसरा बच्चों इंफीरियर वेना कावा आता है, और चौथा हमारा राइट एट्रियम आ जाता है बच्चों। ठीक, तो इस तरह से वेनस ड्रेनेज होता है किसका, हमारे लीवर का। सॉरी बच्चों। ठीक, तो इस तरह से जब आप लिखेंगे ना एग्जाम में बच्चों, तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। फिर हम बिलियरी अपार्टस की बात करते हैं। अब ये बिलियरी अपार्टस होता क्या, तो जैसे मैंने आपको सिनोसाइट्स बताया था और डुअल सर्कुलेशन बताया था कि हमारे लीवर के सेल्स में, लीवर में 2 सर्कुलेशन जाती है बच्चों। और बिलियरी अपार्टस का क्या होता है, लीवर सीक्रेट बाइल इनटू द बाइल कैनलिकुलाई बाइल डक्टलेस एंड राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बच्चों। तो जो बाइल का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों हमारे लीवर में, उसका फॉर्मेशन और सिक्रीशन कहाँ, बाइल डक्ट्स में, इसी को हम क्या बोलते हैं, बिलियरी अपार्टस बोलते हैं बच्चों। मतलब हमारे लीवर से जो बाइल का प्रोडक्शन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है और कैसे हो रहा है और उसका पाथवे क्या है, इसी को हम बिलियरी अपार्टस भी बोलते हैं बच्चों। These join to form the common hepatic duct which join the cystic duct from the gallbladder to form the common bile duct CBD. CBD open into the duodenum at the ampulla water। ठीक, तो अब मैं आपको एक ग्रॉस स्ट्रक्चर बताता हूँ बच्चों। सपोज करिए ये क्या है, हमारा लीवर है। ठीक, लीवर से हमारी निकलती है CBD कॉमन बाइल डक्ट, फिर गाल ब्लैडर से क्या निकल, सॉरी एक सेकंड, गाल ब्लैडर टू फॉर्म द, यहाँ से सॉरी एक सेकंड, ठीक, ये क्या हो गया हमारा, सपोज करिए ये हमारा हो गया लीवर। ठीक, यहाँ से निकलती है बाइल डक्ट, ये हमारी हो गई बाइल डक्ट, और हमारे गाल ब्लैडर से निकलती है बच्चों सिस्टिक डक्ट। क्या निकलती है, सिस्टिक डक्ट, और ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं CBD, और ये CBD फिर कहाँ ओपन होती है, ड्यूडेनम में ओपन होती है, ओपन होती है। ठीक, तो ये तो हो गया क्या बच्चों, एक्सटर्नल। अब हम उसके सेल्स के अंदर जाते हैं। तो जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाया गया होगा बच्चों, ये क्या है, बिलियरी अपार्टस है। तो बिलियरी अपार्टस बनता कैसे है बच्चों, सपोज करिए मैं एक सेल पर्टिकुलर सेल बना के दिखा रहा हूँ। ठीक, क्या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है बच्चों। ठीक, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से। ये एक हिपैटोसाइट है और उसके सेंटर में क्या होती है, सेंट्रल वेन होती है। ये हमारी सेंट्रल वेन है, ये हमारी सेंट्रल वेन है। ठीक, और ये जो साइड में आपको 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है बच्चों, पोर्टल ट्रायड है। तो जैसे ये जो इस डायग्राम में यहाँ पे दिया गया है वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। ये क्या हमारा सेंट्रल वेन है, और ये एक पर्टिकुलर इस ट्रायड को बच्चों यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, कहाँ दिखाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है। ये एक हमारा पोर्टल ट्रायड है। पोर्टल ट्रायड में क्या 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक हमारा हिपैटिक आर्टरी होती है, और एक हमारा पोर्टल वेन होता है, और एक हमारा बाइल डक्ट होता है बच्चों। ठीक, तो आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये क्या है बच्चों, हमारी हिपैटिक आर्टरी है। ये हमारी हिपैटिक आर्टरी है। ठीक, दूसरे कलर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या है, हमारी पोर्टल वेन है। ये हमारी पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन। और यहाँ पर आपको दूसरे कलर से ये क्या है, हमारी पोर्टल बाइल डक्ट है बच्चों। ठीक, तो ये हमारा तीनों मिलकर पोर्टल ट्रायड बना रहा है, और ये हमारा सेंट्रल वेन है बच्चों। ठीक, तो जो पोर्टल वेन में क्या आ रहा है, सिक्रीशन आ रहा है, यहाँ पर देखते हैं।
जो हमारे पोर्टल वेन में ब्लड आ रहा है वो इन्हीं सिनोसाइड्स, ये जो स्पेस बन रहा है बच्चों, ये जो हिपैटोसाइट्स, दो हिपैटोसाइट सेल्स के बीच में ये जो कैनाल बन रही है, ये कैनाल जो बन रही है, ठीक, ये क्या है, सिनोसाइडल स्पेस है, ठीक। ये जो कैनाल बन रही है, ये कैनाल का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये क्या है, सिनोसाइड। और सिनोसाइड कहाँ ड्रेन कर रहा है, सेंट्रल वेन में ड्रेन कर रहा है बच्चों, ठीक। अब आप देखेंगे जो पोर्टल वेन से ब्लड है बच्चों वो भी कहाँ जा रहा है, सिनोसाइड में जा रहा है। और जो हिपैटिक आर्टरी है, कौन सी आर्टरी हमारी, ये हिपैटिक आर्टरी से ब्लड आ रहा है, वो भी कहाँ जा रहा है, सिनोसाइड स्पेस में जा रहा है। अब इन्हीं सिनोसाइड स्पेस में यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट है बच्चों, कौन से सेल्स, कफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। कफर सेल्स क्या करते हैं, जो भी हमारे उस ब्लड में पोर्टल वेन्स में और हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन में तो न्यूट्रिएंट्स है जो एब्जॉर्ब होके हमारे जीआई से आ रहा है, और हिपैटिक आर्टरी में हमारा ऑक्सीजन, वो दोनों आके मिक्स हो रहा है कहाँ पर, सिनोसाइडल स्पेस में, ठीक। अब ये सिनोसाइडल स्पेस में इसका जो लेयर है, जो कैनाल बन रहा है उसके सरफेस पे कफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये कफर सेल्स क्या करते हैं, जो भी सेलुलर डेब्रीज होती हैं, आरबीसीज जो होती हैं जिनका लाइफ स्पान कंप्लीट हो गया होता है, उनका क्या करता है, ये फैगोसाइटोसिस कर लेता है, मतलब ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प कर रहा है। कौन, ये जो यहाँ पर सरफेस पे कफर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक। और इसी साइड में बच्चों आप देख रहे होंगे कि ये एक हिपैटोसाइट है, ठीक। इन हिपैटोसाइट्स का अरेंजमेंट ऐसे होता है कि एक बाइल का भी एक कैनाल बन रहा है बच्चों, ठीक। क्या बन रहा है, बाइल का भी एक कैनाल बन रहा है, जिसको हम बाइलरी बिलरी कैनकुलाई कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, बाइल कैनिलिकुलाई कहते हैं। इनमें फ्लो कैसा हो रहा है बच्चों, इस तरह से हो रहा है, और इसमें फ्लो कैसा हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, ठीक। तो ये हो गया बच्चों एक, मैं एक सिंपल डायग्राम बना के दिखाता हूँ आप सभी को कि एक सिंपल डायग्राम होता कैसे बच्चों, ठीक। सपोज करिए ये क्या है हमारा, एक हिपैटोसाइट है और बीच में हमारी एक सेंट्रल वेन हो गई, ठीक। और ये क्या हो गए हमारे, ये हमारे हो गए पोर्टल ट्राइड्स, पोर्टल ट्राइड्स हो गए हमारे। और इन पोर्टल ट्राइड्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये हमारा क्या है, पोर्टल ट्राइड, पोर्टल ट्राइड। पोर्टल ट्राइड में क्या क्या होता है बच्चों, एक तो हमारी हिपैटिक आर्टरी होती है, हिपैटिक आर्टरी। दूसरी हमारी पोर्टल वेन, पोर्टल वेन। तीसरी बाइल डक्ट, ठीक। अब मैं इसी एक स्ट्रक्चर को बच्चों, इस एक स्ट्रक्चर को आपको बना के दिखाता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर डिटेल में, ठीक। ये क्या हो गई, हमारी हो गई सेंट्रल वेन, ठीक। सेंट्रल वेन से क्या कनेक्टेड होते हैं, हिपैटोसाइट्स। क्या कनेक्टेड होते हैं बच्चों, हिपैटोसाइट्स। ऐसे इसके साइड में अरेंजमेंट होता है किसका, हिपैटोसाइट्स का। ये जो सेल्स मैं बना रहा हूँ ये हिपैटोसाइट्स हैं बच्चों, ठीक। ये हिपैटोसाइट्स हैं, ठीक। और इनके एंड्स पर बच्चों क्या प्रेजेंट होती है, हमारी पोर्टल वेन्स होती हैं। यहाँ पे हमारी पोर्टल क्या होगी, पोर्टल वेन होगी, और एक हमारी हो जाएगी पोर्टल हिपैटिक वेन, ठीक। अब इनसे ब्लड कहाँ जा रहा है बच्चों, इन स्पेस में जा रहा है, और स्पेस के थ्रू ये यहाँ चला जा रहा है। इससे भी ब्लड कहाँ जा रहा है,
इस स्पेस में जा रहा है। और ये जो सरफेस है बच्चों, इन्हीं सरफेस पे सेल्स प्रेजेंट है। कौन से सेल्स? कफर सेल्स प्रेजेंट है। और कफर सेल्स क्या कर रहे हैं, इस न्यूट्रिएंट्स रिच और ऑक्सीजन रिच, ये हमारी क्या है, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी, और ये पोर्टल वेन, पोर्टल वेन, इनसे ब्लड मिक्स होके कहाँ जा रहा है, सिनोसाइड्स में जा रहा है, सिनोसाइड्स। ठीक, यहाँ पर ऑक्सीजन रिच ब्लड और न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड जो है वो मिक्स हो रहा है। और इन्हीं सेल्स के बीच में बच्चों, इसी से ठीक कनेक्टेड, ये क्या है, हिपैटोसाइट्स हैं। ठीक, ये हमारे क्या हो गए, हिपैटोसाइट्स हो गए। और इसी से कनेक्टेड क्या होता है फिर, हमारा बाइल डक्ट होता है। ठीक, और यहाँ पर फ्लो तो इस तरह से, पर यहाँ पर फ्लो, ये जो हिपैटो सेल्स हैं ये बाइल का फॉर्मेशन करा रहे हैं, और इसी बाइल कैनकुलाई में क्या कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं। और इससे जो बाइल फॉर्म हो रहा है वो हमारे बाइल डक्ट में ड्रेन हो रहा है। ठीक, तो ये तो बन गया हमारा पोर्टल ट्रायड, ये पोर्टल ट्रायड बन गया, और ये हमारी सेंट्रल वेन हो गई। ठीक, तो इस तरह से कुछ इसका अरेंजमेंट होता है बच्चों हमारे पोर्टल सिस्टम का। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और सारे स्ट्रक्चर्स समझ में आए होंगे। तो वो हो गया बच्चों किसका, हमारे बाइल फॉर्मेशन के बारे में और बिलियरी अपार्टस के बारे में। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करें तो अंडर द माइक्रोस्कोप द लीवर इज कंपोज्ड ऑफ मिलियन ऑफ टाइनी हेक्सागोनल यूनिट कॉल्ड द हिपैटिक लोब्यूल। जो मैंने हेक्सागोनल यूनिट बनाई थी बच्चों, वो क्या थे, यही हिपैटिक लोब्यूल्स थे। ठीक, जिसके कॉर्नर पर पोर्टल ट्रायड प्रेजेंट होता है और सेंटर में सेंट्रल वेन प्रेजेंट होती है। और सारे पोर्टल किससे कनेक्टेड होते हैं, इसी सेंट्रल वेन से कनेक्टेड होते हैं। और ये फिर सेंट्रल वेन किस में ड्रेन करती है, हिपैटिक वेन में ड्रेन करती है। फिर वो इंफीरियर वेना केवा में जाता है और फिर राइट एट्रियम में चला जाता है बच्चों। ठीक, किसमें, राइट एट्रियम में चला जाता है। इस तरह से कुछ अरेंजमेंट होता है किसका। अब उसमें हिप जो ईच लॉब्यूल हमारा होता है, एक लॉब्यूल की बात करें तो उसमें पहला सेंट्रल वेन आता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट है यहाँ पर, और दूसरा बच्चों हमारा पोर्टल ट्रायड आता है। पोर्टल ट्रायड ये हो गया, ये हो गया हमारा पोर्टल ट्रायड। अब इस पोर्टल ट्रायड में तीन चीजें प्रेजेंट होती है, एक तो हमारा हिपैटिक आर्टरी, दूसरा पोर्टल वेन, तीसरा बाइल डक्ट, जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको समझाया था बच्चों। ठीक, और हिपैटोसाइट्स, हिपैटोसाइट पॉलीगोनल सेल अरेंज इन द रेडिएटिंग प्लेट। ठीक, तो अब ये तो पोर्टल ट्रायड हो गया, और ये क्या है बच्चों, हिपैटोसाइट्स, ऐसे जो मैंने दिखाया था इस डायग्राम में कि ये क्या हो गए, हिपैटोसाइट्स हो गए, जो कि अरेंजमेंट है किस पे, एक रेडिएटिंग प्लेट्स पर अरेंज होते हैं। ठीक, और कफर सेल्स, कफर सेल्स जो इस सरफेस पे प्रेजेंट थे बच्चों, और सिनोसॉइड स्पेस, कैपिलरी लाइक चैनल्स बिटवीन द प्लेट्स, जो सेल्स का अरेंजमेंट है बच्चों, उनके बीच में जो स्पेस बन रहा है उसको सिनोसाइड स्पेस कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया बच्चों उसके माइक्रोस्कोपिक हिस्टोलॉजी के बारे में। तो ठीक से आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे बच्चों, ये हमारा क्या है, सेंट्रल वेन है, सेंट्रल वेन, ये हमारी बाइल डक्ट, ये हमारा ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, और एक ये ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी। इससे ब्लड कहाँ जा रहा है बच्चों, इधर जा रहा है सिनोसाइड स्पेस में। हिपैटिक आर्टरी से भी ब्लड कहाँ जा रहा है, दोनों आके आगे मिक्स हो रहा है, फिर फाइनली ये पोर्टल वेन में ड्रेन कर रहा है बच्चों। और ये हिपैटोसाइट्स जो हैं वो बाइल का फॉर्मेशन करा रहे हैं, और फिर ये बाइल डक्ट में आ रहा है, फिर इससे हमारा राइट बाइल डक्ट बनता है और लेफ्ट बाइल डक्ट बनता है, फिर ये आगे चल के बाइल डक्ट बनाते हैं, और बाइल डक्ट फिर वो सिस्टिक डक्ट से मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाता है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, सिनोसाइड्स हो गया, जो ये स्पेस होता है बच्चों ये सिनोसाइड हो गया, और ये सेल्स जो आपको दिख रहे हैं ये हिपैटोसाइट्स हैं, और इन्हीं के सरफेस पे, सिनोसाइडल स्पेस के सरफेस पे कफर सेल्स भी दिख रहे होंगे बच्चों। ठीक, तो ये हो गया माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर किसका, हमारे लीवर का बच्चों। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।
डिटेल में। अब हम ब्लड फ्लो की बात करें तो जो ब्लड है बच्चों, ब्लड फ्लो फ्रॉम पोर्टल ट्राइड, जो हमारा पोर्टल ट्राइड था उससे सिनोसाइड, फिर वो सेंट्रल वेन में। अगर हम बाइल फ्लो की बात करें, अपोजिट डायरेक्शन, जिस तरह से ब्लड फ्लो कर रहा हो उसके अपोजिट जस्ट ये फ्लो करता है, फ्रॉम हिपेटोसाइट, बाइल कैनकुलाई और फिर बाइल डक्ट में आता है बच्चों। ठीक, तो ये उसके फ्लो के बारे में हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों उसके। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, सॉरी एनाटॉमी कंप्लीट होती है। तो अब हम फिजियोलॉजी को डील करते हैं। अब फिजियोलॉजी अलग से पूछ सकता है बच्चों किसका, लीवर का, आपके फिजियोलॉजी वाले पोर्शन में। ठीक, तो फिजियोलॉजी को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी की बात करें तो लीवर परफॉर्म ओवर 500 वाइटल फंक्शन ग्रुप्ड इनटू 6 मेजर कैटेगरी। तो जो लीवर है बच्चों ना, वो कह सकते हैं मोस्ट वर्किंग ऑर्गन है आपके पूरे बॉडी का। ठीक, लगभग 500 ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि हमारा लीवर परफॉर्म करता है, जिसको 6 मेजर कैटेगरी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला है बच्चों हमारा मेटाबॉलिज्म। ठीक, मेटाबॉलिज्म फंक्शन। तो मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजेनेसिस, कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन जो कि स्टोरेज में आता है। फिर ग्लाइकोजिनोलिसिस, ब्रेक ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट। फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम एमिनो एसिड और फैट्स। जब हमारे बॉडी में कार्ब्स की कमी होती है तो कार्ब्स के अलावा किसी भी चीज़ से जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं बच्चों। फिर मेंटेन ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टैसिस, और यही तीनों फंक्शंस फिर क्या, होम्योस्टैसिस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। किसका बच्चों, ग्लूकोज का। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म के। अब ये लिपिड का भी मेटाबॉलिज्म करता है बच्चों। एक सेकंड, एक स्लाइड छूट गई शायद। दूसरा था बच्चों प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, सिंथेसाइज प्लाज्मा प्रोटीन जो कि था हमारा एल्बुमिन, फिब्रिनोजन और क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक, तो अब हम लीवर की बात करें बच्चों, एल्बुमिन एक मेजर क्या है, प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है बच्चों, जो कि ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फिर हमारा फिब्रिनोजन आता है। फिब्रिनोजन क्या करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और ऐसे कुछ प्रोटीन्स ग्लोबुलिन प्रोटीन्स का भी फॉर्मेशन कहाँ से होता है, लीवर से ही होता है, जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है बच्चों। फिर फिब्रिनोजन तो क्लॉटिंग, और क्लॉटिंग फैक्टर्स का भी सिक्रीशन प्रोडक्शन कहाँ से होता है, हमारे लीवर से ही होता है। ठीक, कन्वर्ट अमाइनो एसिड टॉक्सिक इनटू यूरिया नॉन टॉक्सिक। ठीक, जो हमारे अमाइनो एसिड का कन्वर्जन भी करता है बच्चों, किसमें, एक कौन सी साइकिल होती है बच्चों, यूरिनेथिन साइकिल होती है जो कि हमारे लीवर में चलती है, आपको वो चीज़ तो पता ही होगा। सिंथेसाइज नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, कुछ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड का भी सिक्रीशन कराता है बच्चों। फिर हम लिपिड मेटाबॉलिज्म की बात करें, सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड, कन्वर्ट एक्सेस कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इनटू फैट। अगर आपके बॉडी में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अकुमुलेशन हो रहा है तो उसको फैट में कन्वर्ट करता है बच्चों। इन्वॉल्व इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड टू प्रोड्यूस एनर्जी। बीटा ऑक्सीडेशन भी करता है किसका, फैट का, जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके। प्रोड्यूस लाइपोप्रोटीन लाइक एसडीएल, एलडीएल, वीडीएल। ठीक, तो लाइपोप्रोटीन का भी क्या कराता है, ये फॉर्मेशन कराता है, कौन, हमारा लीवर। ठीक, तो ये हो गया बच्चों किसके बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में। दूसरा मेन फंक्शन क्या है, बाइल सिक्रीशन। तो बाइल सिक्रीशन और एक्सक्रीशन, तो जैसा मैंने आपको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और बिलियरी अपैरेटस में बताया था बच्चों कि बाइल का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो लीवर सिक्रीट अबाउट 600 to 1000 ml ऑफ बाइल डेली। बाइल साल्ट इमल्सिफाई फैट, ब्रेक लार्ज फैट ग्लोबुल्स इनटू स्मॉलर वंस फॉर इजी डाइजेशन ऑफ लाइपेज। तो जैसे आपको बाइल का फंक्शन तो पता ही होगा बच्चों, बाइल क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन और उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने का काम करता है बच्चों, जिससे कि उसको इजीली डाइजेस्ट किया जा सके। बाइल पिगमेंट मेनली बिलीरुबिन आर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आरबीसी ब्रेकडाउन। तो जैसे मैंने बताया था बच्चों, कफर सेल्स और जो हिपैटोसाइट्स होते हैं वो ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। तो जो ब्लड का ब्रेकडाउन होता है लीवर में बच्चों, उसी से क्या बनता है, बाइल बनता है। और कुछ साल्ट भी होते हैं जो कि हिपैटोसाइट सिक्रीट करता है, और वही साल्ट और जो वेस्ट मटेरियल है उसी से क्या बनता है, बाइल
जूस बनता है जो कि फैट के इमल्सिफिकेशन और डाइजेशन में हेल्प करता है बच्चों। ठीक, तीसरे फंक्शन की बात करें तो डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन, डिटॉक्सिफाई ड्रग, अल्कोहल एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं A to Z कोई भी चीज़ हो, वो हमारे गट में जाती है, गट से एब्जॉर्ब होकर हमारे लीवर में जाती है। तो लीवर उसको डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है जो हमारे न्यूट्रिशन में प्रेजेंट है, लीवर जो है मेनली उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है। ठीक, तो डिटॉक्सिफिकेशन में इस तरह से लीवर हेल्प करता है बच्चों। जैसे ड्रग हो गया, अल्कोहल हो गया, या न्यूट्रिशनल वेस्ट भी हो गया कुछ, वो लीवर उसको न्यूट्रिशन में कुछ प्रॉब्लम है या न्यूट्रिशन में ऐसा कोई वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है, उसको भी डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। कन्वर्ट हार्मफुल सब्सटेंस इनटू वाटर सॉल्युबल फॉर्म फॉर एक्सक्रीशन बाय किडनी। कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, लीवर उसको क्या करता है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हम उसको क्या कर सकते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे अमोनिया, यूरिया, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देना, अल्कोहल को एसीटेट में कन्वर्ट कर देना, ये एक एग्जाम्पल है बच्चों। ठीक, अब हम चौथे की बात करें, चौथे फंक्शंस की बात करें तो स्टोरेज फंक्शन। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, लीवर हमारा कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, विटामिन A, D, B12 एंड मिनरल्स को क्या करता है, स्टोर करता है, जैसे कि आयरन, कॉपर हो गया बच्चों। ठीक, तो लीवर क्या करता है, टेम्परेरी या कह सकते हैं स्टोर करता है चीज़ों को, ताकि अगर बॉडी में कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है या फास्टिंग में जाता है तो वो उस चीज़ को फर्दर यूज कर सके बच्चों। ठीक, एक्ट एज एन एनर्जी रिजर्वायर फॉर द बॉडी। पांचवें फंक्शंस की बात करें बच्चों, हिमेटोपोइटिक फंक्शंस। ठीक, इन द फीटस द लीवर एक्ट एज ए साइट ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन। अगर हम फीटल लाइफ की बात करें बच्चों, तो इनिशियली जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है हमारे फीटल लाइफ में, वो लीवर से ही स्टार्ट होता है बच्चों। ठीक, अंटिल बोन मैरो टेक ओवर, जब तक बोन मैरो जो है वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो जाता है। और लास्ट फंक्शन की बात करें तो बच्चों हमारा डिफेंसिव फंक्शन है, जो कि कफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे कहाँ पर, लीवर्स में। लीवर के हिपैटो जो सिनोसाइडल स्पेस होते हैं उसमें कफर सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, वो ब्लड को क्या करते हैं, फिल्टर करने में, और जो डेड और या सेलुलर डेब्रीज हैं उसको क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करके बाइल के थ्रू वो बॉडी से बाहर सिक्रीट कर देता है, या वाटर सॉल्युबल चीज़ों में कन्वर्ट करके बॉडी से सिक्रीट करने में हेल्प होता है। एक्ट एज ए बायोलॉजिकल फिल्टर फॉर पोर्टल ब्लड। पोर्टल ब्लड मतलब जो न्यूट्रिएंट्स रिच पोर्टल सप्लाई है किसके, लीवर की बच्चों, उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल है, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है, उसको फिल्टर आउट करने में हेल्प करता है बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे हमारा लीवर बच्चों कंप्लीट होता है। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपको थोड़ा सा भी बच्चों किसी भी पार्ट में डाउट हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। आप एक बार इसको फॉलो करके देखिए और अपने एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में या किसी कंपटीशन में के लिए बच्चों आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है ये चीज़। ठीक, तो आप अपने पढ़ने के तरीकों को चेंज करिए। आपको सुपरफिशियल नहीं पढ़ना, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना, ताकि आप फर्दर इस चीज़ की आपको हेल्प मिल सके आपके फर्दर किसी कंपटीशन में या एग्ज़ाम में, किसी भी चीज़ में बच्चों, लाइफ में कहीं भी आपको इस चीज़ की हेल्प तो मिलेगी ही, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक, तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से हम वीडियोस लाते रहेंगे बच्चों। और आपको इससे रिलेटेड MCQ सॉल्व करने हैं तो आप हमारे एग्ज़ाम मार्क ऐप को लॉगिन करके वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू, बाय।